प्रियांश का दिल ये सुनकर सच में पिघल जाता है, जैसे किसी ने उसके अंदर छुपे हर दर्द को एक पल में छू लिया हो। वो बिना कुछ सोचे अंशिका को अपने सीने से कसकर लगा लेते हैं। अब तक अंशिका ने जो आंसू अपनी आंखों में रोक रखे थे, वो भी एकदम से टूटकर बह जाते हैं और वो सुबकने लगती है। उसकी हर सिसकी मानो प्रियांश के दिल पर चोट कर रही थी। थोड़ी देर बाद प्रियांश धीरे से उसे अपने से अलग करते हैं, जैसे कोई बहुत कीमती चीज़ संभाल रहा हो। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में झांकते हुए भरी हुई आवाज़ में कहते हैं, तुम ऐसे हिम्मत कैसे हार सकती हो? तुम प्रियांश सिंघानिया की पत्नी हो। डोंट वरी, बस मुझे कुछ दिन का टाइम दो, मैं खुद सौरभ से बात करूँगा। अंशिका ये सुनकर धीरे धीरे ना में सर हिलाती है। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वो खुद को संभालते हुए टूटे हुए स्वर में उनसे कहती है, नो प्रियांश, आप उस पर हर चीज़ को लेकर दबाव नहीं डाल सकते। आपने ही तो कहा था कि वो अब एक लड़का नहीं, एक आदमी है, 2 बच्चों का बाप है। तो फिर? प्रियांश भी ये सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। उनकी आवाज़ में लाचारी साफ सुनाई दे रही थी। वो गहरी सांस लेकर कहते हैं, तो और मैं क्या करूं अंशिका? तुम और सौरभ दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हो। तुम दोनों के बीच की दूरियां देखकर मेरा भी दिल टूट जाता है। शायद तुम दोनों को मेरी ही नज़र लग गई है। अंशिका अपनी नज़रें झुका लेती है, जैसे अब उसके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे हों। वो धीरे से बहुत भारी दिल से कहती है, चाहे जो कुछ भी हो, आप उस पर इस मामले में ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर उसे हमारे बीच के रिश्ते सुधारने हैं तो ठीक, नहीं तो मैं समझ जाऊंगी कि शायद मैंने अपने पहले वाले सौरभ को उस हादसे में खो ही दिया था, और जो आज हमारे सामने है वो उसका कोई नया ही रूप है जो हमने कभी देखा ही नहीं था। ये सब सुनकर मन ही मन प्रियांश के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है, लेकिन वो खुद को रोक लेते हैं। एक गलत कदम सब कुछ तोड़ सकता है। वो बस चुप रह जाते हैं, मगर उनकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ सौरभ के विला में देर रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरा विला नींद में डूबा हुआ था, सिवाय अनन्या के। अनन्या अकेले ही लिविंग रूम में बैठी सौरभ का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में नींद थी, पर दिल में बेचैनी। आज सौरभ का सिंघानिया ग्रुप्स में पहला दिन था और वो जानती थी कि उसे देर होगी। फिर भी उसका दिल उसे चैन से सोने नहीं दे रहा था। वो बैठते बैठते झपकियां ले रही थी, पर हर आहट पर उसकी नज़र दरवाजे की तरफ उठ जाती, जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की राह देखती है। तभी विला के बाहर कार के रुकने की आवाज़ गूंजती है, और जैसे ही ये आवाज़ अनन्या के कानों में पड़ती है, वो एकदम से खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में चमक लौट आती है। उसके चेहरे पर उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी, और जैसा उसने सोचा था वो कोई और नहीं, सौरभ ही था। सौरभ अपने फ़ोन में कुछ देखते हुए लिविंग रूम में आता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़ी अनन्या पर पड़ती है, वो हल्का सा चौंक जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस वक्त भी जाग रही होगी। अनन्या बिना कुछ कहे सीधा आकर उसके सीने से लिपट जाती है, जैसे वो पूरे दिन का इंतज़ार अब इस एक पल में ख़त्म कर रही हो। सौरभ के चेहरे पर यह महसूस करके एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। शायद उसे भी पूरे दिन की थकान के बाद इसी एहसास की ज़रूरत थी। अनन्या धीमी प्यार भरी आवाज़ में कहती है, सौरभ, वहाँ सब ठीक से हो गया था ना? सौरभ मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाते हुए बेहद सुकून भरे लहजे में कहता है, हाँ बाबा, सब ठीक है, और अगर कुछ नहीं भी है तो तुम्हारा पति है ना? फिर वो धीरे से उसे अपने से अलग करता है और थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहता है, बीवी, तुम्हें पता है इस वक्त तुम सिंघानिया ग्रुप्स के सीईओ से बात कर रही हो। पहले तो अनन्या को उसकी बात समझ नहीं आती, पर जैसे ही उसे एहसास होता है कि सौरभ ने क्या कहा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। ये आंसू सिर्फ खुशी के थे, लेकिन सौरभ को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत उसे डांटते हुए कहता है, बीवी, तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर क्यों रोती हो? फिर वो माहौल हल्का करने के लिए मजाकिया अंदाज में कहता है, वैसे भी
तुम्हें शायद पता नहीं कि अगर कोई सिंघानिया ग्रुप्स के सीईओ की बातों के खिलाफ जाता है ना, तो मैं उसे सज़ा भी दे सकता हूँ। अनन्या ये सुनकर उसके सीने पर हल्का सा मारती है। उसकी आवाज़ अब भी भावनाओं से भरी हुई थी। आप चुप रहिए। आप सीईओ होंगे बाद में, पहले आप मेरे सौरभ हो, मेरे पति। अब क्या मैं अपने पति की कामयाबी पर कुछ खुशी के आंसू भी नहीं बहा सकती? सौरभ ये सुनकर बस मुस्कुरा देता है और हल्के से हाँ में सर हिला देता है। तभी उसकी नज़र उसके मुलायम होठों पर ठहर जाती है और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन अनन्या उसे रोक देती है। आंख दिखाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहती है, आप ना सौरभ बहुत बदमाश हो। अभी आए हो और अभी से? खाना तो खा लीजिए पहले, चलिए। सौरभ अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर सरेंडर करते हुए कहता है, अच्छा ओके होम मिनिस्टर साहिबा, चलिए जैसा आप कहती हैं वैसा ही होगा। चलिए हम दोनों चलकर खाना खाते हैं। अनन्या अपने दोनों हाथ उसकी बाजू में लपेट लेती है और उसे अपने साथ अंदर ले जाते हुए बेहद प्यार से कहती है, चलिए आज मैंने सब आपकी पसंद का बनाया है, और वो भी अपने हाथों से। 1 घंटे बाद सौरभ और अनन्या दोनों बेडरूम में बेड पर लेटे थे। सौरभ अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था और अनन्या उसके पास लेटी अधखुली आंखों से बस उसे देख रही थी, जैसे उसे बस यूं ही देखते रहना चाहती हो। अनन्या धीमी आवाज़ में कहती है, सौरभ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सौरभ ये सुनकर अपना फ़ोन साइड में रख देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है। वो उसके बालों को उसके कान के पीछे करता है और बेहद नरमी से कहता है, आई नो स्वीट हार्ट, आजकल मैं तुम्हें और अक्षत कियान को टाइम नहीं दे पाता ना। अनन्या धीरे से ना में गर्दन हिलाती है। उसकी आंखों में समझदारी और प्यार साफ झलक रहा था। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही थी। वैसे भी आप अपनी ज़िंदगी का काफ़ी सारा टाइम मुझे और अक्षत कियान को दे चुके हैं। अब आप बिजनेस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। सौरभ उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। अनन्या उसके टी शर्ट के बटन से खेलते हुए हल्की झिझक और अंदर छुपी बेचैनी के साथ कहती है, आज आपके सीईओ बनने से क्या आपके भाई अमन खुश थे? अनन्या की ये बात सुनकर सौरभ धीरे से मुस्कुराता है, मगर उस मुस्कान में एक कड़वाहट छुपी होती है। वो अनन्या का चेहरा अपनी तरफ करके उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहता है, बीवी, मुझे पता है तुम सबसे ऐसे ही बात करती हो और सबको बहुत इज्जत देती हो, पर मेरी बात का यकीन करो, वो कमीना ये इज्जत डिजर्व नहीं करता। अनन्या ये सुनकर अपने दांतों तले जीभ दबा देती है, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो। वो अपनी बात को संभालते हुए थोड़ी घबराई आवाज़ में कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं कह रही थी कि क्या आपका भाई अमन आपके सीईओ बनने से खुश था? अनन्या की बात सुनकर सौरभ की आंखों के सामने अमन का वो उदास और गुस्से से भरा चेहरा घूम जाता है। उसके जबड़े कस जाते हैं और वो अपने दांत पीसते हुए दबे हुए गुस्से के साथ कहता है, वो कमीना मेरी सक्सेस से कभी खुश हो सकता है क्या? अनन्या ये सुनकर एक लंबी भारी सांस लेती है, जैसे दिल पर कोई बोझ उतर आया हो। वो धीरे से खुद को सौरभ से छुड़ाकर बेड पर उठकर बैठ जाती है। सौरभ भी नासमझी और हल्की उलझन में उसे देखते हुए बेड पर उठकर बैठ जाता है। अनन्या उसके दोनों बड़े बड़े हाथों को अपने छोटे छोटे हाथों में पकड़ लेती है। उसकी आंखों में गहराई से देखने लगती है। भरे गले से रुकती हुई सांसों के साथ अनन्या कहती है, सौरभ, आप मुझसे आज एक वादा कीजिए। सौरभ उसे अब भी सवालिया नज़रों से देख रहा था। अनन्या आगे कहती है, उसकी आवाज़ हल्की काँप रही थी, आप वादा कीजिए कि जब अक्षत कियान बड़े हो जाएंगे और बिजनेस संभालने के लायक हो जाएंगे, तब चाहे कुछ भी हो जाए, पर हमारे दोनों बेटों के बीच बिजनेस या प्रॉपर्टी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर कभी भी वैसी दूरियां नहीं आएंगी जैसी आपके और आपके भाई के बीच है। सौरभ अनन्या की बात सुनकर गहरे सोच में डूब जाता है। उसकी आंखों में भी एक पल के लिए वही डर झलकता है जो अनन्या महसूस कर रही थी। उसे यूं चुप देख अनन्या बेचैन हो जाती है। उसकी पकड़ थोड़ी और कस जाती है, जैसे वो इस जवाब पर अपनी पूरी दुनिया टिका रही हो। कुछ पल की खामोशी के बाद सौरभ गहरी सांस लेकर
पूरी गंभीरता और आत्मविश्वास के साथ हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो बीवी, मैं वादा करता हूँ मैं हमारे दोनों बेटों के बीच बराबर का इंसाफ करूँगा और उनके बीच कभी किसी भी चीज़ को लेकर कोई मनमुटाव नहीं होने दूंगा। अनन्या ये सुनकर हल्का सा सुकून महसूस करते हुए निश्चिंत हो जाती है। वो जानती थी सौरभ ने कोई बात कह दी है तो वो बात अपने आप पत्थर की लकीर बन जाती है। वो अपने आप को उसकी बाहों में ढीला छोड़ देती है। सौरभ उसे सीने से लगाकर फिर से लेट जाता है। अगले दिन जयपुर में शेखावत इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस में तनाव और घबराहट का माहौल छाया हुआ था। मैनेजिंग डायरेक्टर के कैबिन में बैठा ऋषभ शेखावत इस वक्त काफ़ी परेशान था। उसके हाथ में एक लेटर था। जैसे जैसे वो उस लेटर को पढ़ते जा रहा था उसके माथे पर बल पड़ते जा रहे थे। उसकी उंगलियां हल्का हल्का काँप रही थी। ऋषभ के साथ इस वक्त उसका असिस्टेंट भी मौजूद था। वो डरते हुए ऋषभ से कहता है, हाँ सर, मेरा भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। इन सिंघानियाज़ ने हमें 10 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर पैसे नहीं दिए तो ये हमारे 70% शेयर्स पर कब्जा कर लेंगे। हम लोग इतने कम वक्त में इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से लाएंगे? कंपनी तो ऑलरेडी घाटे में चल रही है। ऋषभ अपने दांत पीसकर गुस्से और बेबसी के मिले जुले भाव के साथ कहता है, पर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? अभी तो पूरा 1 महीना बाकी है ना, तो फिर? ऋषभ का असिस्टेंट डरते हुए लगभग फुसफुसाते हुए कहता है, सर, इन सिंघानियास के लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं। अपने नियम कानून ये लोग खुद बनाते हैं और ये उनके नए सीईओ का ऑर्डर है। ऋषभ ये सुनकर बेचैनी से भरकर वहाँ से उठकर जाते हुए कहता है, मुझे इस बारे में मॉम से बात करनी पड़ेगी, अब वही कुछ कर सकती है। थोड़ी ही देर में ऋषभ शेखावत पैलेस पहुंच जाता है। ये वही शेखावत पैलेस था जहां कुछ सालों पहले अनन्या अपने पापा के साथ रहा करती थी, पर अब आज यहां चारों तरफ सिर्फ बुराई का राज था। दीवारें भी जैसे अपने अंदर छुपे राजों से भारी लग रही थी। ऋषभ अपनी गाड़ी से उतरकर भागकर पैलेस के अंदर जाता है। पैलेस के लिविंग रूम के सोफे पर उसकी माँ यानी रेणुका शेखावत एक फैंसी और स्टाइलिश साड़ी पहनकर बैठी थी। उसके हाथ में चाय का कप था और वो किसी गहरी सोच में गुम थी कि तभी उसके कानों में उसके बेटे ऋषभ की घबराई हुई आवाज़ पड़ती है, मॉम, मॉम। ये कहते हुए ऋषभ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे ये घबराया देख रेणुका चौंक कर उसे देखने लगती है। क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या कोई भूत देख लिया क्या? रेणुका आराम से अपनी चाय पीते हुए कहती है, पर उसकी आंखों में हल्की बेचैनी उतरने लगी थी। मॉम, भूत नहीं, पर भूत से भी बुरा देख लिया मॉम। ये कहते हुए ऋषभ अपना फ़ोन रेणुका के आगे करता है। रेणुका कुछ देर तक उसके फ़ोन पर मौजूद लेटर पढ़ती है। वो मैसेज पढ़ते ही वो अपनी जगह से खड़ी होकर हैरानी और गुस्से से कांपते हुए लगभग चीखते हुए कहती है, व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सिंघानिया खानदान के लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? हम 70% शेयर्स कैसे दे सकते हैं? ऋषभ डरते हुए आवाज़ में घबराहट साफ झलकती हुई कहता है, मॉम, वो दरअसल अब उनका सीईओ बदल गया है और ये नोटिस हम सिंघानिया ग्रुप्स के नए सीईओ ने भेजा है। रेणुका ये सुनकर एक बार फिर वो लेटर पढ़ने लगती है। कुछ देर तक पढ़ने के बाद वो ऋषभ को घूरने लगती है। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसे खुद को यूं घूरता पाकर ऋषभ डर जाता है। वो अटकती आवाज़ में कहता है, क्या हुआ मॉम? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? तभी रेणुका एक जोरदार तमाचा ऋषभ के एक गाल पर रसीद करती है। ऋषभ खुली आंखों से अपनी माँ को देखने लगता है। रेणुका तेज आवाज़ में गुस्से और नफरत से भरी हुई चिल्लाते हुए कहती है, ये सब तेरी वजह से हुआ है, सब तेरी वजह से। मैंने इतने सालों बाद इतनी मुश्किल से जाकर उस अनन्या से उसका सब कुछ छीनकर तुझे दिलवाया, तुझे शिशिर के इस करोड़ों के एम्पायर का इकलौता वारिस बनाया, और तूने 3-4 सालों के अंदर ही सब डुबा भी दिया। ऋषभ इस पर कुछ बोलने ही वाला होता है कि रेणुका उसकी बात को काटते हुए कहती है, चुप, बिल्कुल चुप। मुझे सब पता है कैसे तेरी लापरवाही की वजह से
पिछले साल कंपनी इतने घाटे में चली गई थी जिसकी वजह से हमें उन सिंघानिया से वो लोन लेना पड़ा था। अब बता, कहाँ से लाएगा तू इतने पैसे? दोनों माँ बेटे इसके बाद चुप हो जाते हैं। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा जाता है। दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ऋषभ कुछ सोचकर रेणुका के दोनों हाथ पकड़कर बेताबी और डर से भरकर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मॉम प्लीज़ इस बार हेल्प कर दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको अगली बार से शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। रेणुका एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। वो अपने दांत पीस कर कहती है, छोड़ मुझे बेवकूफ़ लड़के, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? वो सिंघानियाज बहुत पावरफुल और स्मार्ट लोग हैं। तू या मैं उन लोगों का सामना नहीं कर सकते। उनसे डील करना है तो हमें किसी ऐसे इंसान की मदद लेनी पड़ेगी जो बिजनेस के मामले में हम दोनों से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। ऋषभ नासमझी में अपने सर के बाल खुजाते हुए हल्की उलझन और मासूमियत के साथ कहता है, किसकी बात कर रही है मॉम आप? मैं कुछ समझा नहीं। रेणुका को ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखों में झुंझलाहट साफ झलक रही थी, पर वो कुछ ना कहते हुए वही टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाकर उस पर एक नंबर डायल करती है। उसकी उंगलियां बेचैनी से स्क्रीन पर थिरक रही थी। कुछ देर तक घंटी जाती रहती है। हर बीतती रिंग के साथ उसका धैर्य टूटता जा रहा था। फिर सामने से एक कोल्ड और बेपरवाह आवाज़ रेणुका के कानों में सुनाई पड़ती है। हाँ रेणुका, कहो क्या बात है? आज कैसे याद किया अपने भाई को? ये आवाज़ किसी और की नहीं, किशन की थी, जो एक ज़माने में शिशिर जी का असिस्टेंट था। इसके साथ किशन रेणुका का बड़ा भाई भी था। वो रेणुका को ये कहकर ताना मार रहा था। उसकी आवाज़ में सालों की कड़वाहट और तिरस्कार साफ महसूस हो रहा था, क्योंकि रेणुका उसे तभी कॉल करती थी जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। क्या भैया, आप भी? अब क्या एक बहन अपने भाई को फ़ोन भी नहीं कर सकती? रेणुका ने अपने लहजे को नरम बनाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज़ में छुपी बेचैनी और बनावटी अपनापन साफ झलक रहा था। किशन ऑफिस में बैठा अपना काम करते हुए रेणुका से बात कर रहा था। उसकी उंगलियां फाइल्स पलट रही थीं, पर ध्यान कहीं और था। वो बड़े आराम से, लगभग बेरुखी से कहता है, कर सकती है, पर तुम तो मुझे तभी फ़ोन करती हो जब तुम्हें कोई काम होता है। तो अब सीधा सीधा बताओ, क्या बात है? मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। रेणुका किशन के इस बिहेवियर से मन ही मन दुखी थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए नमी तैर गई, पर उसने खुद को संभाल लिया। किशन हमेशा से उससे ऐसे ही रूडली बात करता था। सालों पहले जब किशन को पता चला था कि रेणुका ने कैसे उसके बॉस और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे दोस्त शिशिर शेखावत के नशे में होने का फ़ायदा उठाकर उनके साथ नाजायज़ संबंध बनाए थे और कैसे उसने उनके बेटे ऋषभ का इस्तेमाल करके उनसे शादी की थी, वो उसी वक्त से उसके दिल से उतर सी गई थी। उसे तो कभी कभी यकीन ही नहीं होता था कि रेणुका उसकी बहन थी। रेणुका एक लंबी सांस लेकर किशन को सब कुछ बताने लगती है। उसकी आवाज़ में घबराहट, गुस्सा और डर तीनों घुल चुके थे। आखिर में रेणुका कहती है, अब भैया आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए? थोड़ी देर तक इस बारे में सोचने के बाद किशन धीमी और वैसी ही रूड आवाज़ में बिना किसी हमदर्दी के कहता है, वो लोग जो भी डिमांड कर रहे हैं उन्हें दे दो। रेणुका ये सुनकर हैरान रह जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, दिल जैसे एक पल के लिए थम जाता है। वो अपनी जगह से एकदम से उठ जाती है और गुस्से से कांपती आवाज़ में लगभग चिल्लाते हुए कहती है, भैया ये क्या कह रहे हैं आप? आपको पता भी है हमारी इतने सालों की मेहनत मैं ऐसे कैसे किसी और को दे दूं? किशन उसकी बात को बीच में ही काट देता है। उसकी आवाज़ अब थोड़ी सख्त और चेतावनी भरी हो चुकी थी। मेरी बात मानो, वो सिंघानियाज बड़े ही खतरनाक लोग हैं। वो अपनी इन्वेस्ट की हुई एक एक पाई तक का हिसाब रखते हैं और किसी भी तरह से वसूल करते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। और वैसे भी शिशिर सर और अनन्या के जाने के बाद तुमने और तुम्हारे बेटे ने कोई कसर थोड़ी छोड़ी है शेखावत इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद करने में। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, इसे और बर्बाद मत करो। मेरी सलाह मानो और वो जो मांगते हैं
उन्हें दे दो, क्योंकि इस वक्त कंपनी इतना बड़ा अमाउंट चुकाने की हालत में भी नहीं है और ना ही कोई और सिंघानियाज के खिलाफ जाकर हमारा साथ देगा। किशन ये कहकर बिना रेणुका की कोई बात सुने फोन काट देता है। उसके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है, मानो उसे पहले से ही पता था कि ये सब कौन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रेणुका किशन की बात सुनकर आग बबूला हो चुकी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क रही थी। वो फिर से सोफे पर बैठकर गहरी सोच में डूब जाती है। ऋषभ उसे इतना गुस्से में देखकर खुद भी सहम जाता है। थोड़ी देर बाद काफ़ी हिम्मत जुटाने के बाद ऋषभ अपनी माँ से डरते डरते कहता है, क्या हुआ मॉम? क्या कहा किशन मामा ने? रेणुका उसे घूरते हुए दांत पीसकर गुस्से और बेबसी से भरी आवाज़ में कहती है, उन्होंने कहा कि सिंघानिया ग्रुप्स का सीईओ जो कह रहा है वो उसे दे दो, वरना वो हमारा सब कुछ हड़प लेगा और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ऋषभ ये सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसकी आंखों में उलझन साफ झलकने लगती है। कुछ देर ऐसे ही भारी खामोशी में बीत जाती है। आखिर रेणुका एक ठोस फैसला लेती है। उसके चेहरे पर सख्ती लौट आती है। वो अपने फ़ोन से एक नंबर डायल करती है, पर 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी फ़ोन नहीं उठता। पर रेणुका हार नहीं मानती। उसकी उंगलियां बेचैनी से स्क्रीन पर बार बार नंबर मिलाती रहती है और आखिरकार दूसरी तरफ से फ़ोन उठ जाता है और एक कड़क ठंडी आवाज़ रेणुका के कानों में गूंजती है, हेलो। रेणुका अपना लहजा तुरंत ही सॉफ्ट कर लेती है, जैसे गुस्से को अंदर ही दबा लिया हो। हेलो, मैं रेणुका शेखावत बात कर रही हूँ जयपुर से। मैं शेखावत इंडस्ट्रीज़ की चेयरपर्सन हूँ। क्या मैं सीईओ सर से बात कर सकती हूँ कुछ देर के लिए? सामने से कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है, जैसे दूसरी तरफ वाला सोच में पड़ गया हो। फिर वो शख्स धीमी संयमित आवाज़ में कहता है, आप कुछ देर होल्ड कीजिए। ये शख्स कोई और नहीं, आशुतोष था। वो इस वक्त सिंघानिया ग्रुप्स के ऑफिस में ही था। आशुतोष फ़ोन को म्यूट करके हल्की गंभीरता के साथ सौरभ के कैबिन में चला जाता है। सौरभ अपने कैबिन में कुछ काम कर रहा था। उसकी आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर गड़ी हुई थीं। आशुतोष को अपने कैबिन में आया देख वो बस एक नज़र उसे देखता है, फिर बिना रुके अपना काम करते हुए हल्के रूखे अंदाज में कहता है, क्या हुआ, किसका फ़ोन है? आशुतोष उसकी डेस्क के करीब आकर धीमी आवाज़ में कहता है, मानो बात की अहमियत समझ रहा हो, सर वो जयपुर से फ़ोन है। शेखावत इंडस्ट्रीज़ की चेयरपर्सन मिसेज़ रेणुका शेखावत आपसे बात करना चाहती है। सौरभ के चेहरे पर यह सुनकर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखों में शरारत और ठंडापन दोनों झलकते हैं। वो अपने मन में कहता है, अरे अरे सासू माँ, मुझे पता था आप अपने इस दामाद को याद ज़रूर करेंगी, पर इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा इंतज़ार करिए। ये सब सोचते हुए सौरभ आशुतोष से बेहद सामान्य लेकिन ठंडे लहजे में कहता है, नहीं, उनसे कह दो अभी मैं बिज़ी हूँ, फ़िलहाल मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। आशुतोष ये सुनकर बस गर्दन हिला देता है। वो फ़ोन को अनम्यूट करके रेणुका से कहता है, आवाज़ में औपचारिकता साफ झलकती है, मिसेस शेखावत, सर अभी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में हैं, वो फ़िलहाल किसी से कोई बात नहीं कर पाएंगे, आप बाद में ट्राई कीजिए। ये कहकर आशुतोष बिना रेणुका की कोई बात सुने ही फ़ोन कट कर देता है। वो वहाँ से जाने ही वाला होता है कि सौरभ उसे रोकते हुए हल्की गंभीरता से पूछता है, आशुतोष, क्या वो शिप निकल चुका है? आशुतोष हाँ में सिर हिला देता है। ये सुनते ही सौरभ के चेहरे पर एक गहरी संतुष्ट मुस्कान फैल जाती है। वो फिर से लैपटॉप स्क्रीन पर दिख रही फाइल्स को देखते हुए बिना नज़र हटाए कहता है, वेरी गुड, अब जैसा मैंने कहा था करते जाओ। आशुतोष ओके सर कहकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सिंघानिया ग्रुप्स के ऑफिस में ही अमन के कैबिन में अमन अपनी चेयर पर बैठा अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता थी। तभी उसका असिस्टेंट प्रदीप कैबिन में आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। अमन बिना उसकी तरफ देखे एक ठंडी आवाज़ में कहता है, बताओ क्या खबर लाए हो? प्रदीप पहले चारों तरफ कैबिन को देखने लगता है, जैसे डर रहा हो कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा।
जब उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ कोई नहीं है तो वो धीरे धीरे फुसफुसाते हुए अमन को बताने लगता है, सर हमारे लोग जो उस विला पर नज़र रखे हुए हैं उन्होंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है। सौरभ हर सुबह तकरीबन 9:30 से 10 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर उसके निकलने के बाद विला से एक और कार निकलती है। वो कार पास के ही एक स्कूल में जाकर रुकती है। वहाँ कुछ देर रुककर वो कार फिर से विला में आती है। फिर लगभग दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में वो कार फिर से उस स्कूल के लिए निकलती है और फिर से विला वापस आ जाती है। हमें अभी ठीक से पता नहीं चल पाया है कि उस कार में होता कौन है, क्योंकि उस कार के पीछे बॉडीगार्ड्स की एक टीम होती है और मैंने स्कूल से पता किया है कि उस स्कूल में 3-3 साल के 2 नए बच्चों ने कुछ समय पहले ही एडमिशन लिया है। उनका नाम है अक्षत सिंघानिया और कियान सिंघानिया। उनका एडमिशन खुद अंशिका मैडम ने करवाया था। अमन ये सुनकर तिरछा मुस्कुराता है। वो प्रदीप को देखते हुए कहता है, क्या बात है, बड़े भाई ने 2-2 बच्चे पैदा कर रखे हैं, पर मुझे अपने भतीजों से एक बार मिलवाया भी नहीं। ये तो गलत बात है ना प्रदीप। प्रदीप को उसकी बात कुछ समझ नहीं आती। वो हल्की घबराहट में कहता है, सर आप क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अमन कुछ पल के लिए सोच में डूब जाता है। फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वो धीमे लेकिन यकीन भरे लहजे में कहता है, ज़रूर उस कार में सौरभ की वाइफ आती जाती होगी, जो सौरभ के दोनों बेटों को स्कूल से लाती और छोड़ती होगी। प्रदीप हाँ में सिर हिलाता है। अब बात उसकी समझ में आ चुकी थी। वो पूछता है, तो सर हमें क्या करना चाहिए? अमन अपने सिर के बालों पर हाथ फेरते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ कहता है, अभी तुम बस उन लोगों की एक्टिविटी पर नज़र रखो और मेरे इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार करो। प्रदीप ये सुनकर वहाँ से जाने लगता है तो अमन उसे टोकते हुए कहता है, प्रदीप क्या हमारा शिप साउथ अफ्रीका के लिए निकल चुका है? प्रदीप हाँ में सिर हिलाकर कहता है, हाँ सर वो निकल चुका है। अमन के चेहरे पर एक गहरी खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो सीलिंग की तरफ देखते हुए अपने अंदर के अहंकार और महत्वाकांक्षा को महसूस करते हुए कहता है, एक बार ये साउथ अफ्रीका वाली डील सक्सेसफुली हो जाए फिर सिंघानिया ग्रुप्स को इतना प्रॉफिट होगा कि पूछो मत। फिर डैड को भी पता चल जाएगा कि उन्होंने मेरी जगह सौरभ को सीईओ बनाकर कितनी बड़ी गलती की है। दूसरी तरफ दिल्ली से मीलों दूर इंडियन ओशन के बीचों बीच एक बड़ा सा जहाज अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और उस अथाह समंदर के बीच उसकी गूंज जैसे किसी अनजाने तूफान का इशारा कर रही थी। देखने से लग रहा था कि इस जहाज में काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट सामान था। ये भारत से साउथ अफ्रीका जा रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। अचानक ये जहाज़ रास्ते में ही रुक जाता है। 3 बड़े बड़े नेवी के शिप्स ने इसे घेर लिया था। ये देखकर उस शिप का कमांडर डर जाता है। उसके माथे से पसीना बहना शुरू हो जाता है। दिल की धड़कन जैसे सीने को चीर कर बाहर आने को बेताब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग इस शिप की आड़ में कोई गैर कानूनी सामान एक देश से दूसरे देश ले जा रहे थे और अब सच सामने आने वाला था। देखते ही देखते वो सारे नेवी ऑफिसर्स उस शिप पर कब्जा कर लेते हैं। उनकी सख्त चाल और ठंडी निगाहें माहौल को और भी भारी बना रही थी। वो उन सब लोगों को एक जगह जमा कर लेते हैं जो उस शिप पर मौजूद थे। एक सीनियर नेवी ऑफिसर उन सब लोगों को घूरते हुए तेज आवाज में कहता है। उसकी आवाज में शक और गुस्सा साफ झलक रहा था। कहा जा रहा था ये शिप, और क्या मैं पूछ सकता हूं कि किस तरह का सामान है इस शिप में? उस शिप का कैप्टन ये सब देखकर अंदर से तो काफी डर गया था। उसकी टांगें तक कांप रही थीं, पर किसी तरह उसने हिम्मत जुटाकर उस नेवी ऑफिसर से बताया कि सर आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये मिस्टर अमन सिंघानिया का बिजनेस कंसाइनमेंट है जो साउथ अफ्रीका जा रहा है। वो नेवी ऑफिसर गुस्से में कहता है। उसकी आंखों में सख्ती और शक और गहरा हो जाता है। शट अप, अपना मुंह बंद रखो। हमारे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है कि इस शिप में गैर कानूनी सामान की तस्करी हो रही है। फिर वो ऑफिसर अपने सारे साथियों को देखते हुए इशारा करता है, जैसे अब कोई भी ढील बर्दाश्त नहीं होगी। देख क्या रहे हो, जाओ और तलाशी लो इस शिप की।
वो सब लोग ये सुनकर हरकत में आते हैं और कुछ टीम्स में बंटकर पूरे शिप की तलाशी लेने लगते हैं, जिससे वो कमांडर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसका गला सूखने लगता है। वो उस ऑफिसर से कहता है, सर मैं कह रहा हूं ना, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पर वो ऑफिसर अपने काम को लेकर काफ़ी पंक्चुअल था। उसका चेहरा बिल्कुल सख्त था। वो उस आदमी की बात पर कोई ध्यान नहीं देता और चुपचाप खड़ा अपने साथियों का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वही होता है जिसका उस शिप के कमांडर को डर था। नेवी को उस शिप में बड़े बड़े बॉक्सेस में करोड़ों के कोकेन ड्रग्स और कई सारे आधुनिक हथियार मिलते हैं और उस पल जैसे पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। क्या रे, तू तो कह रहा था कि इस शिप में कुछ भी नहीं है, फिर ये क्या है? कहाँ से आया ये सामान? वो नेवी ऑफिसर शिप के कमांडर का कॉलर पकड़ते हुए कहता है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कमांडर की सांसें तक अटक गईं। कमांडर डर जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए कहता है, देखिए सर, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे नहीं पता ये सब इस शिप में कैसे आया। मुझे तो बस इस शिप को दिल्ली से साउथ अफ्रीका पहुंचाने के लिए कहा गया था साहब। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। ये कहकर वो आदमी फूट फूट कर रोने लगता है। उसका डर अब पूरी तरह बाहर आ चुका था। उसको यूं रोते देख उस नेवी ऑफिसर को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उसे खींचकर एक तमाचा लगाकर कहता है, रोना बंद कर और मुझे बता कि किसने कहा तुझे ये करने के लिए, किसका शिप है ये? वो आदमी रोते हुए हकलाते हुए कहता है, सर वो अमन सिंघानिया, ये अमन सिंघानिया का शिप है जो साउथ अफ्रीका जा रहा था। उसके असिस्टेंट ने हमसे कहा था कि इस शिप में उनके कुछ बिजनेस प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता साहब। अमन सिंघानिया का नाम सुनकर एक पल के लिए उस नेवी ऑफिसर के माथे पर बल पड़ जाते हैं। उसकी आंखों में सोच की गहराई उतर आती है। वो चलकर उन सब लोगों से दूर आ जाता है। उसके साथ उसका एक जूनियर भी था। वो दूसरा ऑफिसर अपने सीनियर को परेशान देख कहता है, क्या हुआ सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हमें अमन सिंघानिया के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं? इस पर वो सीनियर ऑफिसर कुछ सोचते हुए कहता है। उसकी आवाज़ में अनुभव और सावधानी दोनों झलक रही थी। मैं जानता हूं अमन सिंघानिया को। वो दिल्ली के सबसे अमीर और पावरफुल बिजनेसमैन प्रयाण सिंघानिया का बेटा है। बड़े बड़े तंत्री मंत्री भी प्रयाण सिंघानिया की जेब में ही रहते हैं। उसके बेटे पर हाथ डालना आसान नहीं होगा। वो जूनियर ऑफिसर भी ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। सिंघानिया खानदान इतना पावरफुल खानदान था कि उनके किसी भी मेंबर पर सीधा सीधा हाथ डालना तो किसी के भी बस की बात नहीं थी। वो जूनियर ऑफिसर धीमी आवाज़ में अपने सीनियर से कहता है, तो क्या हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे? एक गहरी सांस लेकर सीनियर ऑफिसर कहता है, जैसे खुद को मजबूत कर रहा हो, नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। अमन सिंघानिया को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। हम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे, पर पहले ज़रा उसके बाप को भी तो अपने बेटे के कारनामों का पता चले। शाम का वक्त। सौरभ सिंघानिया ग्रुप्स के सीईओ ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था। उसके सामने काफ़ी सारी फाइल्स पड़ी हुई थी और वो एक के बाद एक उन पर अपने सिग्नेचर्स कर रहा था। तभी आशुतोष कैबिन में आ जाता है। उसके हाथ में उसका फ़ोन था और चेहरे पर थोड़ा इरिटेशन भी था। वो सौरभ के सामने आकर हल्का सा अपना सर झुकाकर धीमी और थोड़ी हिचकिचाहट भरी आवाज़ में कहता है, सर, वो फिर से जयपुर से फ़ोन है, मिसेज़ रेणुका शेखावत का। वो आपसे कुछ कहना चाहती है। सुबह से वो काफ़ी बार कॉल कर चुकी है। क्या आप बात करना चाहेंगे? सौरभ एक लंबी गहरी सांस लेकर अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे टिकते हुए अपने मन में ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, सासू माँ काफ़ी बेचैन हो रही है अपने दामाद से बात करने के लिए। लगता है अब वक्त आ गया है सासू माँ से बात करने का। ये कहकर सौरभ आशुतोष से फ़ोन ले लेता है और फ़ोन को अनम्यूट करके एक एरोगेंट कंट्रोल टोन में कहता है, यस, सौरभ सिंघानिया हियर। दूसरी तरफ से रेणुका की सॉफ्ट लेकिन हल्की घबराई हुई और पोलाइट आवाज़ सुनाई देती है, हेलो मिस्टर सिंघानिया,
मैं रेणुका बात कर रही हूँ जयपुर से। आपकी सिंघानिया ग्रुप्स हमारी कंपनी में मेजर शेयर इन्वेस्टर है। सौरभ उसका ये बात करने का अंदाज देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। उसकी आंखों में एक ठंडी चुभन उभर आती है और वो साफ कटे हुए लहजे में कहता है, मुझे बात को घुमाने वाले लोग पसंद नहीं हैं। साफ साफ अपनी बात कहिए, वरना मैं फ़ोन काट रहा हूँ, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। रेणुका ये सुनकर थोड़ा हड़बड़ा जाती है। उसके गले में शब्द अटकने लगते हैं। वो जानती थी कि वो इस वक्त सिंघानिया ग्रुप्स के सीईओ से बात कर रही है और उसका बिजी होना स्वाभाविक था। वो किसी तरह खुद को संभाल कर कहती है, मिस्टर सिंघानिया, हमें आपकी कंपनी की तरफ से एक ईमेल रिसीव हुआ। उसमें लिखा हुआ है कि हमें। सौरभ उसकी बात को बेरहमी से काटते हुए बिल्कुल ठंडे और सीधे शब्दों में कहता है, हाँ, वो ईमेल मैंने ही भिजवाया था। मुझे मेरे 850 करोड़ जल्द से जल्द चाहिए, वरना आपकी कंपनी के 70% शेयर्स मेरे। एज सिंपल एज दैट। रेणुका ये सुनकर लगभग गिड़गिड़ाते हुए उसकी आवाज़ कांपने लगती है। देखिए मिस्टर सिंघानिया, बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त हमारी कंपनी उस हालत में नहीं है। आप प्लीज़ थोड़ा और टाइम दे दीजिए। हम कहीं भाग तो नहीं रहे हैं ना? सॉरी मिसेस शेखावत, नो आर्ग्यूमेंट्स। हम पहले ही बहुत टाइम दे चुके हैं आपको, पर अब और नहीं। या तो पैसे दे दीजिए या अपनी कंपनी के शेयर्स। सौरभ सीधा और स्पष्ट शब्दों में कहता है, जैसे किसी फैसले पर मुहर लगा रहा हो। रेणुका ये सुनकर चुप हो जाती है। उसकी बेबसी फ़ोन के उस पार भी महसूस हो रही थी। उसकी इस हालत को महसूस करके सौरभ के होठों पर एक हल्की खतरनाक मुस्कान आ जाती है। अंदर ही अंदर उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। वो उस हर इंसान को बर्बाद कर देना चाहता था जिसने ज़िंदगी के किसी मोड़ पर अनन्या को दर्द दिया था। रेणुका थोड़ी इमोशनल, टूटती हुई आवाज़ में कहती है, प्लीज़ मिस्टर सिंघानिया, ऐसा मत कीजिए। ये कंपनी मेरे लेट हस्बैंड मिस्टर शिशिर शेखावत के खून पसीने की कमाई है। आपके लिए तो ये कंपनी एक चींटी के जैसी है। सौरभ ये सुनकर कुछ देर तक गहरी सोच में डूब जाता है। उसकी उंगलियां पेन के साथ खेल रही थीं, मानो हर घुमाव के साथ कोई नया फैसला जन्म ले रहा हो। फिर वो हल्की सी गंभीर आवाज़ में कहता है, अच्छा ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर ही रही है तो मैं आपके लिए एक फेवर कर सकता हूँ। रेणुका ये सुनकर जैसे अंदर ही अंदर खिल उठती है। उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक साफ झलकने लगती है। वो हल्की सी उत्साहित आवाज़ में चहकते हुए कहती है, कहिए ना मिस्टर सिंघानिया। सौरभ अपने हाथ में मौजूद पेन को धीमे धीमे नचाते हुए उसकी नोक को टेबल पर टकराते हुए एक रहस्यमयी ठहराव के साथ कहता है, आपने अभी अभी अपने लेट हस्बैंड मिस्टर शिशिर शेखावत के बारे में बात की, राइट? सौरभ ये कहकर एक पल के लिए रुक जाता है। उसकी आंखें रेणुका की प्रतिक्रिया को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। रेणुका थोड़ी नासमझी और उलझन के साथ उसकी बात सुन रही थी। सौरभ फिर थोड़ा झुककर हल्की मुस्कान के साथ आगे कहता है, मैंने सुना है जयपुर में मिस्टर शेखावत का एक बड़ा सा पैलेस है जो काफ़ी बड़ा और खूबसूरत है। रेणुका हल्का सा सिर हिलाते हुए अपने अंदर गर्व और दर्द दोनों छुपाते हुए कहती है, हाँ, आपने सही सुना, ये मेरे ही हस्बैंड का पैलेस है। सौरभ के चेहरे पर यह सुनते ही एक तिरछी, गहरी और कुछ हद तक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखों में जैसे कोई छुपा हुआ इरादा चमक उठता है। वो धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहता है, ठीक है, तो आप मुझे वो पैलेस दे दीजिए। पैलेस के साथ मैं आपकी कंपनी के 50% शेयर लूँगा। 20% शेयर मैं आपके लिए फ्री कर देता हूँ। इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। कहिए, मंजूर है आपको ये डील? सौरभ ये कहकर चुप हो जाता है। उसकी नज़रें अब पूरी तरह रेणुका पर टिक चुकी थीं, जैसे वो उसके हर हाव भाव को तौल रहा हो। रेणुका ये सुनकर गहरी सोच में डूब जाती है। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। शेखावत पैलेस वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं था, वो उसकी यादों, उसके अतीत और उसकी पहचान का हिस्सा था। वो इसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी। वो सौरभ को मना करने ही वाली होती है कि तभी उसके दिमाग में किशन की कही बात गूंज उठती है, वो लोग जो मांगते हैं चुपचाप दे दो उन्हें। वो सिंघानियाज बड़े खतरनाक लोग हैं। वो अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा
रिकवर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रेणुका की उंगलियां हल्का सा कांप जाती हैं, उसकी आवाज़ जैसे उसके गले में अटक जाती है। वो अपने सारे शब्द, सारी नाराज़गी अपने अंदर ही दबा लेती है। वो जानती थी ये शेखावत पैलेस कीमती तो है, लेकिन शेखावत इंडस्ट्रीज़ जितना नहीं। उसके मन में उम्मीद की एक कमज़ोर सी किरण जगती है। अगर उसके पास शेयर होंगे तो कभी ना कभी कंपनी मुनाफा देगी और शायद किसी दिन वो ये पैलेस वापस ले सकेगी। इन सारे ख्यालों के बीच वो एक गहरी सांस लेती है, जैसे खुद को मनाने की आखिरी कोशिश कर रही हो, और फिर भारी दिल से सिर हिलाकर कहती है, ओके मिस्टर सिंघानिया, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। मैं आपके टर्म्स मानने के लिए तैयार हूं। सौरभ के चेहरे पर तुरंत एक गहरी संतुष्ट मुस्कान फैल जाती है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा खेल जीत लिया हो। वो शांत लेकिन निर्णायक स्वर में कहता है, ठीक है, कल मेरा लॉयर शेखावत पैलेस आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स लेकर, उन पर साइन कर दीजिए। और हाँ, अगले 7 दिनों के अंदर शेखावत पैलेस को खाली कर दीजिए। ये कहकर सौरभ अगले ही पल फ़ोन रख देता है और आशुतोष को उसका फ़ोन वापस दे देता है। आशुतोष ने भी उसकी और रेणुका की सारी बातें सुनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर साफ उलझन और हैरानी तैर रही थी। उसे सौरभ का ये मूव बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वो हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए सौरभ से कहता है, सर, आपने 20% शेयर्स के बदले वो पैलेस क्यों ले लिया? शेखावत इंडस्ट्रीज़ के 20% शेयर्स उस पैलेस से कई गुना ज़्यादा कीमती है। सर, ये डील कुछ घाटे की नहीं लग रही है। सौरभ हल्की रहस्यमयी मुस्कान के साथ कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहता है, कुछ चीज़ों को पैसों के तराजू में तोला नहीं जाता आशुतोष। कुछ चीज़ें अनमोल होती हैं, तुम नहीं समझोगे। फिलहाल तुम जा सकते हो। ये बात सुनकर आशुतोष अपना सर हल्का सा खुजाते हुए अब भी उलझन में डूबा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। सौरभ धीरे से अपना फ़ोन निकालता है। उसकी नज़र जैसे ही फ़ोन के वॉलपेपर पर जाती है, अनन्या की तस्वीर, उसकी आंखों में एक नरमपन, एक अपनापन उतर आता है। वो तस्वीर को देखते हुए अपने मन में धीमे लेकिन गहरे भाव से कहता है, तैयार हो जाओ स्वीट हार्ट, अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सरप्राइज़ के लिए। सौरभ ने ये सब अनन्या के लिए ही किया था। उसे हर वो पल याद था। अनन्या की पापा की डेथ को 3 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका था, लेकिन आज तक उसे उसकी जायदाद या बिजनेस में से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली थी। ये सोचते ही सौरभ के दिल में कसक उठती है। वो चाहता था कि जैसे सालों बाद उसे उसका सब कुछ वापस मिला, वैसे ही अब अनन्या को भी उसका हक वापस मिले। सौरभ चाहता तो रेणुका और ऋषभ से सब कुछ छीनकर भी अनन्या को दे सकता था, लेकिन वो जानता था चाहे कुछ भी हो, ऋषभ था तो अनन्या का भाई ही और रेणुका उसकी माँ। वो उन दोनों को यूं सड़क पर लाकर नहीं छोड़ सकता था। उसके अंदर का इंसान अभी जिंदा था। वहीं शाम का वक्त, सिंघानिया मेंशन। प्रियांश अपने कमरे में आराम कुर्सी पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे सालों की मेहनत के बाद अब सुकून उनके हिस्से आया हो। जब से उन्होंने सिंघानिया मेंशन के सीईओ की कुर्सी छोड़ी थी, वो अपने रिटायरमेंट के दिन एंजॉय कर रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्हीं की तरह सौरभ सिंघानिया ग्रुप्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वो कंपनी के फ्यूचर को लेकर निश्चिंत थे, लेकिन तभी बेड पर रखा उनका फ़ोन बजने लगता है। प्रियांश न्यूज़पेपर साइड में रखकर फ़ोन उठाते हैं। जैसे ही वो कॉल रिसीव करते हैं, सामने से एक दमदार मगर बेहद पोलाइट आवाज़ आती है। हेलो मिस्टर सिंघानिया। जी कहिए। वो आदमी प्रियांश को कुछ देर तक लगातार कुछ बताता रहता है, और जैसे जैसे उसकी बातें आगे बढ़ती हैं, प्रियांश के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। उनकी पकड़ फ़ोन पर कसती जाती है, माथे की नसें उभरने लगती हैं, और कुछ ही पलों में उनका शांत चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। आखिर में प्रियांश भारी आवाज़ में कहते हैं, ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए, मैं आपके बीच में नहीं आऊँगा। ये कहकर वो फ़ोन काट देते हैं। इस वक्त उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था।
आंखों में आग और हाथों में झुंझुनी सी बेचैनी थी। वो अपने फ़ोन में किसी का नंबर डायल करते हैं। सामने से 2-3 रिंग के बाद ही फ़ोन पिक हो जाता है। प्रयांश बिना सामने वाले की कोई बात सुने गहरी और तीखी आवाज़ में कहते हैं, जहाँ कहीं भी हो, आधे घंटे में सिंघानिया मेंशन आकर मुझे मेरे कमरे में मिलो। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देते हैं। इस वक्त वो इतना गुस्से में थे कि उनकी सांसें तक तेज़ हो चुकी थी और दिल की धड़कन जैसे कुछ बिगाड़ने को तैयार थी। उन्होंने जिस इंसान को बुलाया था वो कोई और नहीं, अमन था। उनके कहे अनुसार अमन अगले आधे घंटे में ही सिंघानिया मेंशन आ जाता है। वो जल्दी से अपने मॉम डैड के कमरे की ओर दौड़ लगाता है। अमन बिना नॉक किए ही सीधा कमरे में एंटर करता है और देखते ही देखते उसके सामने एक ऐसी तासीर खड़ी हो जाती है जैसे समय ने ठहर सा गया हो। वो देखता है कि उसके डैड इजी चेयर पर अपने सर पर अपना एक हाथ रखकर बैठे हैं। वो सवालिया नज़रों से उन्हें देखते हुए हल्की हिचकिचाहट के साथ कहता है, क्या हुआ डैड? आपने ऐसे अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? अमन को अपने सामने देख प्रयांश का गुस्सा जो थोड़ा शांत हो गया था वो एकदम से उस पर फूट पड़ता है। वो अपनी चेयर से उठकर उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, ये क्या सुन रहा हूं मैं अमन? क्या ये सच है कि तुम गैर कानूनी सामान की स्मगलिंग करते हो? अमन एक पल के लिए ठहर सा जाता है। उसके दिल की धड़कन रुक सी जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके इतना कुछ करने के बाद भी ये बात उसके डैड तक कैसे पहुंच गई। पर किसी तरह अपने आप को संभालते हुए वो कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं डैड? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, आपको कोई गलतफहमी हुई है। प्रयांश को यह सुनकर और ज़्यादा गुस्सा आता है। उनके हाथ और भी तेज़ी से हवा में हिलते हैं। आंखों में आंसू और आग का अजीब सा मिश्रण है। वो लगभग दांत पीसते हुए उस पर और ज़ोर से चिल्लाते हैं, झूठ मत बोलो अमन। आज इंडियन ओशन में नेवी की एक टीम ने साउथ अफ्रीका जा रहे एक शिप पर छापा मारा। उस शिप में काफ़ी सारे ड्रग्स और गैर कानूनी हथियार मिले। पूछे जाने पर उस शिप के कमांडर ने तुम्हारा नाम लिया है। अभी खुद पुलिस कमिश्नर का फ़ोन आया था मेरे पास। अमन तो ये सुनकर मानो ब्लैंक सा हो गया था। उसकी आंखों में डर, अफसोस और गुस्सा सभी एक साथ उमड़ रहे थे। उसने सोचा नहीं था कि ये बात ऐसे आग की तरह फैलकर उसके डैड तक पहुंच जाएगी। उसे यूं चुप देख प्रयांश दांत पीसते हुए कहते हैं, तुम्हारे बाप ने पूरी जिंदगी बिजनेस की दुनिया पर राज किया, बहुत इज्जत कमाई, बहुत पैसा कमाया, पर कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। पर आज तुम्हारी इस हरकत ने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी जो तुमने ये रास्ता चुना? किस चीज़ की कमी है तुम्हें? अमन के पास उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें पानी भर आया था। उसे यूं खड़ा देख प्रयांश कहते हैं, बस अब मैंने फैसला कर लिया है। अब से तुम सिंघानिया ग्रुप्स में काम नहीं करोगे। मैं अभी के अभी तुम्हें सिंघानिया ग्रुप से फायर करता हूं। अमन ये सुनकर उन्हें मुंह खोले देखने लगता है। डैड, पर वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है कि प्रयांश उसे हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा करते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारे ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तुम्हारी वजह से सिंघानिया ग्रुप्स की रेपुटेशन मार्केट में खराब हो रही है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे चक्कर में मेरी बरसों की कमाई, इज्जत एक झटके में मिट्टी में मिल जाए। अब इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, अभी के अभी मेरे सामने से निकल जाओ। अमन ये सुनकर बेबसी से उनके कमरे से निकल जाता है। वो धीरे धीरे कदमों से सिंघानिया मेंशन की लॉबी में चल रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। सौरभ, जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, उसकी जिंदगी में वापस आ गया था। उसने उसके हाथों से सिंघानिया ग्रुप्स के सीईओ की कुर्सी भी छीन ली थी और अब तो उसके डैड ने उसे सिंघानिया ग्रुप से ऑफिशियली बाहर कर दिया था। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि उसकी जेब में रखा उसका फ़ोन बजने लगता है। अमन बिना नंबर देखे फ़ोन निकालकर रिसीव कर लेता है। सामने से एक चिढ़ाने वाली आवाज़ आती है, क्यों छोटे भाई, कैसा लगा अपने बड़े भाई का सरप्राइज़? अमन की आंखें ये आवाज़ सुनकर और भी ज़्यादा लाल हो जाती हैं। इस आवाज़ को वो कभी नहीं भूल सकता था।
उसके दांत पीसते हुए कहता है, तो ये सब तुमने किया है? ये आवाज़ किसी और की नहीं, सौरभ की थी। वो अपने कैबिन में अपनी सीईओ चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा था। नेवी तक अमन के इल्लीगल माल वाले शिप की इन्फॉर्मेशन उसी ने पहुंचाई थी। वो अमन को छेड़ते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, तुम्हें लगता भी है कि यह किसी और के बस का काम है? अमन अब तक चलकर अपने रूम में आ चुका था। वो तेज़ आवाज़ में सौरभ से कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया सौरभ। इस बात पर सौरभ भी तेज़ आवाज़ में कहता है, जो तुमने 11 साल पहले मेरे साथ किया था उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ये तो बस उसकी एक किस्त थी। अमन, अभी तो तुम्हें बहुत सारा हिसाब चुकाना है। ये कहकर सौरभ अगले ही पल फ़ोन कट कर देता है। अमन अपना फ़ोन पूरी ताकत से सामने की दीवार पर दे मारता है। एक एक करके वो अपने पूरे कमरे का सामान तहस नहस कर देता है। उससे अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लगभग आधे घंटे बाद अमन अपने बेड के एक सिरे पर सर टिकाए ज़मीन पर बैठा हुआ था। वो अपने मन में कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया सौरभ, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आज तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब देखना तुम्हें इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक हफ्ते बाद सुबह का वक्त, सौरभ के विला के बेडरूम में बेड पर सो रही अनन्या धूप की तेज किरणों के अपनी पलकों से टकराने की वजह से धीरे से अपनी सुंदर आंखें खोलती है। उसकी सांसें अभी भी नींद की नरमी से भरी थीं। धीरे धीरे वो उठकर बैठ जाती है। इस वक्त वो उस नीले रंग की नाइट ड्रेस में नींद से उठने के बाद ऐसी लग रही थी जैसे कोई जल परी अभी अभी पानी से बाहर आई हो। हल्की सी उलझी जुल्फ़ें, उन्नीदी आंखें वो यहाँ वहाँ देखती है और अचानक चौंक जाती है। उसके आसपास इस वक्त कोई भी नहीं था। वो हल्की सी उलझन और मासूमियत के साथ अपने आप से बुदबुदाते हुए कहती है, ये सौरभ कहाँ चले गए? आज तो संडे है फिर ये सब अपने आप से बड़बड़ाते हुए वो बेड से उठ जाती है। उसके कदमों में एक हल्की सी बेचैनी थी। अनन्या चलकर कमरे की खिड़की के पास आती है। खिड़की से धूप की हल्की हल्की किरणें कमरे में आ रही थी और उन किरणों से अनन्या का गोरा बदन जैसे सोने की तरह चमक रहा था। वो अपनी खूबसूरत आंखों से उन जंगली परिंदों को यहाँ से वहाँ उड़ते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। सौरभ का ये विला शहर से दूर था, जिस वजह से यहाँ एक गहरी सुकून भरी खामोशी बसी हुई थी, जैसे कुदरत खुद यहाँ सांस ले रही हो। तभी अचानक कोई पीछे से आकर अनन्या को अपनी मजबूत और चौड़ी बाहों में भर लेता है। एक जानी पहचानी गहरी खुशबू उसकी सांसों में घुल जाती है। अनन्या एक पल के लिए चौंक जाती है। उसका दिल हल्का सा तेज धड़कता है, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। वो पीछे मुड़कर देखना भी ज़रूरी नहीं समझती। वो अच्छे से जानती थी ये कौन है। उठ गया मेरा बच्चा, सौरभ ने बेहद धीमी नरम आवाज़ में उसके कानों के पास जाकर कहा। अनन्या हल्का सा सर हाँ में हिलाती है। उसकी आंखों में अभी भी नींद और सुकून तैर रहा था। सौरभ उसकी नेक पर किस करता है, जिससे अनन्या की सांसें एक पल को अटक जाती है। फिर वो उसके कान के बेहद करीब जाकर फुसफुसाते हुए कहता है, बाय द वे, हैप्पी बर्थडे माय लव। अनन्या की आंखें ये सुनकर फैल जाती हैं, जैसे उसे यकीन ही ना हो। वो झटके से पीछे मुड़कर सौरभ को हैरानी से देखती है। उसके चेहरे पर भावनाओं का तूफान साफ दिख रहा था। हाँ, आज सच में उसका बर्थडे था, लेकिन ये बात वो खुद भूल गई थी। आज वो पूरे 28 की हो चुकी थी। सौरभ मुस्कुराते हुए उसका माथा चूम लेता है और प्यार से कहता है, हाँ तुमने सही सुना। हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आकर, मेरी बेरंग ज़िंदगी को अपनी खुशियों के रंग से भरने के लिए। अनन्या की आंखें उसकी बात सुनकर भर आती हैं। उसके दिल में गर्माहट सी फैल जाती है। वो रूंधे गले से धीरे से कहती है, आपको याद था? सौरभ हल्के से उसके माथे पर चपत लगाता है, जैसे उसे छेड़ रहा हो। मेरी एक ही बीवी है और मुझे बस एक का ही बर्थडे याद रखना होता है, इसमें क्या बड़ी बात है? अनन्या ये सुनकर उसे घूर कर देखती है। उसकी आंखों में हल्की सी झिझक और अनकही धड़कनों की बेचैनी साफ झलक रही थी।
तो सौरभ मुस्कुराते हुए उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। उस एक पल में जैसे वक्त थम सा गया हो। थोड़ी देर तक किस करने के बाद वो उसे धीरे से छोड़ देता है। अनन्या का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ जाता है, जैसे उसकी सारी शर्म एक ही पल में उसके गालों पर उतर आई हो। वो इस किस के लिए तैयार नहीं थी। सौरभ उसके गाल पर अपना एक हाथ फेर कर उसे छेड़ते हुए शरारती मुस्कान के साथ कहता है, ये तुम्हारा बर्थडे स्पेशल किस था? बाकी बचा काम हम रात को करेंगे। अनन्या का चेहरा ये सुनकर शर्म से और भी ज़्यादा लाल हो जाता है। उसका दिल जैसे तेज़ी से धड़कने लगता है। सौरभ इस पर बिना कोई ध्यान दिए उसका हाथ पकड़कर उसे मिरर के सामने खड़ा कर देता है। इस वक्त सौरभ ने अपना चेहरा उसके कंधे पर टिकाया हुआ था, जिससे अनन्या को हल्की सी गुदगुदी और एक मीठी सी सिहरन महसूस हो रही थी। सौरभ उसके खूबसूरत चेहरे को मिरर में देखते हुए धीमे और नर्म लहजे में कहता है, ज़रा अपनी आंखें बंद करो स्वीट हार्ट। अनन्या ये सुनकर सौरभ को देखने लगती है। उसकी आंखों में सवाल और भरोसा दोनों थे। सौरभ उसे आंखों से कुछ इशारा करता है, जैसे बिना शब्दों के ही उसे मना रहा हो। तो वो धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखें बंद करते ही सौरभ धीरे से अपनी जेब से कुछ निकाल लेता है और उसे अनन्या के गले में पहनाने लगता है। जैसे ही अनन्या को कुछ अजीब सा एहसास होता है, एक ठंडा कीमती स्पर्श, वो अपनी आंखें खोल लेती है। अपने सामने का नज़ारा देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। वो एक महंगा सा डायमंड नेकलेस था जो सौरभ उसे पहना रहा था। उस नेकलेस का एक एक डायमंड बिल्कुल असली और नायाब लग रहा था। हर चमक में जैसे कोई कहानी छुपी हो। शायद उसकी कीमत करोड़ों में थी। अनन्या को इतने महंगे तोहफे की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसका दिल घबराहट और खुशी के बीच कहीं अटक गया था। वो सौरभ को देखते हुए हल्की कांपती आवाज़ में कहती है, ये तो बहुत महंगा होगा ना? अनन्या घबराते हुए कहती है तो सौरभ एक बार फिर मुस्कुराते हुए उसकी मासूमियत पर हल्का सा फिदा होकर उसके माथे पर हल्की सी चपत लगाकर कहता है, अरे बीवी, तुम बार बार भूल क्यों जाती हो? मैं तुम्हें कितनी बार याद दिलाऊं कि अब हम अमीर हो गए हैं। भूल गई तुम इस वक्त किसके सामने खड़ी हो? दी सौरभ सिंघानिया के CEO ऑफ सिंघानिया ग्रुप्स। अनन्या उसका ये एरोगेंट अंदाज देखकर अंदर ही अंदर उस पर फिदा हो रही थी। उसका ऑरा जैसे उसे अपनी तरफ खींच रहा था। एक पल को उसे याद आया कि सौरभ गलत नहीं कह रहा। वो अब इस देश की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी सिंघानिया ग्रुप्स के CEO की पत्नी है और अब उसे पैसों के बारे में सोचने की ज़रूरत शायद कभी नहीं पड़ेगी। ये सोचकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे यूं खोया देख सौरभ उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाकर कमरे से बाहर चला जाता है। अनन्या कुछ पल तक बड़ी बड़ी आंखों से उसी दरवाजे को देखती रह जाती है, जैसे अभी वो वापस आएगा। और सच में लगभग 1 मिनट के अंदर ही सौरभ वापस लौट आता है, लेकिन इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। उसके हाथ में एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स था। अनन्या उसे नासमझी और हल्की जिज्ञासा भरी नज़रों से देख रही थी। सौरभ उसके पास आकर वो बॉक्स उसके हाथों में थमा देता है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, जल्दी से फ्रेश होकर इसे पहन लो और बाहर आ जाओ। आज मैं, तुम, अक्षत और कियान, हम चारों तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने बाहर जा रहे हैं। अनन्या अपनी आंखें थोड़ी छोटी करके जैसे उसे परख रही हो कहती है, बर्थडे सेलिब्रेट करने? पर कहाँ और क्यों? हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? हमारा इतना बड़ा और खूबसूरत घर है, हम यहीं सेलिब्रेट कर सकते हैं ना? सौरभ उसकी नाक को हल्के से पिंच करते हुए थोड़ी नरमी और थोड़ी कसक के साथ कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे इस बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहता हूँ। शादी के इतने सालों में भी हम ठीक से तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए। हर बार मेरी जॉब, मेरी ड्यूटी, मैं तुम्हें तुम्हारे ही दिन पर टाइम नहीं दे पाया। ये कहते कहते उसकी आवाज़ हल्की सी भारी हो जाती है और उसकी आंखों में पछतावे की एक झलक साफ दिखने लगती है। अनन्या उसका यह चेहरा देख नहीं पाती। वो आगे बढ़कर उसके गाल पर अपना हाथ रखती है और एक सुकून भरी मुस्कान के साथ धीरे से कहती है, आप वो सब मेरे और अक्षत कियान के लिए ही करते थे सौरभ, मैं जानती हूँ। इसलिए मैंने कभी भी उस बात का बुरा नहीं माना। उसके इन शब्दों में जितना भरोसा था उतना ही प्यार भी,
और वही सौरभ के दिल को छू गया। उसके चेहरे पर एक सच्ची सुकून भरी मुस्कान आ गई। माहौल थोड़ा भारी होता देख सौरभ एक लंबी सांस लेकर खुद को संभालता है और हल्के से मुस्कुराकर कहता है, खैर वो सब पुरानी बातें थीं, अब उन्हें भूलकर आगे बढ़ना ही बेहतर है। और रही बात कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तुम बस जल्दी से जाओ, इसे पहनकर बाहर आओ। ये कहकर वो ज़बरदस्ती वो पैकेट उसके हाथों में थमा देता है। लेकिन अनन्या वही खड़ी रहती है। उसकी नज़रें अब भी सौरभ पर टिकी हुई थीं, जैसे वो कुछ और सुनना चाहती हो, या शायद उसे बस ऐसे ही देखती रहना चाहती हो। ये देख सौरभ अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर हल्की शरारत के साथ कहता है, अब तुम खुद जा रही हो या मैं भी आऊं तुम्हें तैयार करने, वो भी अपने हाथों से? अनन्या ये सुनकर हड़बड़ा जाती है, जैसे किसी ने अचानक उसके दिल की धड़कन तेज कर दी हो। वो जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है, जिसे देखकर सौरभ के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसकी हड़बड़ाहट में उसे मासूमियत भी दिखती है और अपना हक भी। थोड़ी देर बाद जब अनन्या बाहर आती है तो सौरभ की नज़र जैसे उसी पर ठहर जाती है। वो एक डार्क ग्रीन कलर की डिज़ाइनर साड़ी थी जो काफ़ी महंगी थी। अनन्या इस वक्त उस साड़ी में किसी आसमान से उतरी परी जैसी लग रही थी। चेहरे पर सिंपल सा ना के बराबर मेकअप, गले में वो डायमंड नेकलेस और मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, आंखों में हल्का काजल, और इसके अलावा उसकी साड़ी के कोने से झांकती उसकी पतली सी कमर जो चांद के आधे टुकड़े जैसी लग रही थी। वो इस वक्त अपनी उम्र से काफ़ी कम लग रही थी। कोई भी उसे देखकर ये मान ही नहीं सकता था कि वो 2 बच्चों की माँ है। लिविंग रूम में बैठे सब लोग उसे देखते ही खड़े हो जाते हैं, जैसे वक्त एक पल के लिए थम गया हो। किसी की भी नज़र उससे हटने को तैयार नहीं थी। इस वक्त वहाँ सिर्फ 4 ही लोग थे, सौरभ, अक्षत, कियान और छाया। सबकी नज़रें अपने ऊपर ऐसे पाकर अनन्या हल्के से शर्मा जाती है। वो धीरे धीरे चलकर उन सबके करीब आती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अक्षत और कियान पर पड़ती है, वो एक पल के लिए ठहर जाती है। दोनों ने इस वक्त सौरभ के जैसे ही बिजनेस सूट और पैंट पहने हुए थे। दोनों बिल्कुल सौरभ के चाइल्डहुड वर्जन लग रहे थे। सौरभ ने कुछ दिनों पहले उनके लिए ये सूट्स स्पेशली ऑर्डर देकर बनवाए थे। अनन्या को देखते ही दोनों एक साथ अपनी तोतली ज़बान में कहते हैं, हैप्पी बर्थडे मम्मा। ये सुनते ही अनन्या की आंखें खुशी से छलक उठती हैं। उसका दिल जैसे भर आया हो। वो तुरंत घुटनों के बल बैठ जाती है और दोनों के माथे को बारी बारी से चूम लेती है। सौरभ ये सब खड़े होकर बस चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में एक सुकून था, जैसे यही पल उसकी पूरी दुनिया हो। तभी अनन्या अक्षत और कियान के कपड़ों को देखकर सौरभ से हल्की मुस्कान के साथ कहती है, बिल्कुल आपके जैसे लग रहे हैं दोनों, पर इन्हें तैयार किसने किया, छाया ने? सौरभ हल्का सा हंसते हुए थोड़ा नकली नाराज़गी दिखाते हुए कहता है, मैंने किया इन्हें तैयार? क्यों, मैं इन्हें तैयार नहीं कर सकता? रोज़ तुम करती हो तो आज मैंने कर दिया। अनन्या ये सुनकर एक पल के लिए उसे देखती रह जाती है, फिर अपने दोनों बेटों के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए भरे गले से कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ आप दोनों को इस दुनिया की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशियाँ मिले और आप दोनों अपने पापा, दादाजी और नाना जी की तरह एक बड़े और कामयाब इंसान बनो। उसकी आवाज़ हल्की सी काँप रही थी, जैसे हर शब्द उसके दिल से निकल रहा हो। अक्षत अपनी मम्मा की नम आंखें अपने छोटे छोटे हाथों से पोंछते हुए मासूमियत से कहता है, मम्मा आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। कियान भी अपने भाई का साथ देते हुए कहता है, हाँ मम्मा, आप इस वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लेडी हो। अनन्या ये सुनकर ब्लश करते हुए कहती है, हाँ मैं तो हूँ ही खूबसूरत, लेकिन देखना जब आप दोनों बड़े हो जाओगे ना, तो मैं आप दोनों के लिए अपने से भी खूबसूरत लाइफ पार्टनर्स लाऊंगी और धूमधाम से आपकी शादी करवाऊंगी। सौरभ ये सुनकर एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी मुस्कान हल्की पड़ जाती है। अचानक उसे अंशिका की याद आ जाती है। वो भी हमेशा उससे उसकी शादी को लेकर ऐसे ही बातें करती थी। कितनी एक्साइटेड रहती थी वो। लेकिन जब उसकी शादी हुई तब अंशिका वहाँ थी ही नहीं। उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की सी उदासी उतरती है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल लेता है। आखिरकार वो थोड़ा सामान्य होते हुए कहता है, अब क्या तुम पूरा दिन बातें ही करती रहोगी? चलो
जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करो, फिर हमें निकलना भी है। अक्षत और कियान ये सुनते ही दौड़कर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। छाया उन्हें प्यार से ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती है। अनन्या भी आगे बढ़ती है, लेकिन तभी सौरभ धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है। अनन्या उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में सवाल था। सौरभ थोड़ा झुककर धीमी आवाज़ में उसके कान के पास कहता है, वैसे बात तो मेरे बेटे सही कह रहे थे, आज तुम कयामत लग रही हो बीवी। सौरभ के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अनन्या के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। वो नज़रें चुरा लेती है और दोनों चुपचाप जाकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर तक कोई किसी से कुछ नहीं कहता, बस प्लेटों की हल्की आवाज़ और दिलों की अनकही धड़कनें। तभी अनन्या हिम्मत जुटाकर थोड़ा डरते हुए धीमी आवाज़ में सौरभ से पूछती है, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं, आपने बताया नहीं। सौरभ हल्का सा भौं सिकोड़ते हुए थोड़ा चिढ़कर कहता है, तुम्हें पता है ना मैं अपने सरप्राइजेस रिवील नहीं करता, फिर क्यों पूछ रही हो। अनन्या ये सुनकर मुंह फुला लेती है, जैसे कोई बच्ची अपनी जिद पर अड़ी हो। उसका फूला हुआ चेहरा देखकर सौरभ का दिल पिघल जाता है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा ठीक है, ये छोटा सा मुंह गुब्बारे की तरह फुलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये तो नहीं बता सकता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम उस जगह को बहुत अच्छे से जानती हो और वो जगह तुम्हारे दिल के बेहद करीब है। अनन्या उसकी बात सुनकर गहरी सोच में डूब जाती है। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि सौरभ तुरंत उसे टोक देता है, नो नो नो, अब इससे ज़्यादा हिंट देने की उम्मीद मत करना बीवी। अनन्या हल्की नाराज़गी के साथ चुप हो जाती है और फिर बिना कुछ कहे अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करती है। नाश्ता खत्म होने के बाद वो सब विला से निकलते हैं। एक कार में सौरभ अक्षत और कियान को बिठा देता है और दूसरी कार में खुद अनन्या के साथ बैठ जाता है। उनके साथ बॉडीगार्ड्स की कई गाड़ियां भी चल रही थीं, जैसे किसी खास मिशन पर निकला काफिला। थोड़ी दूर चलने के बाद अनन्या मासूमियत से पूछ बैठती है, सौरभ आपने अक्षत कियान को अलग कार में क्यों बिठा दिया? देखिए ना, यहाँ कितनी जगह है, वो दोनों तो आराम से बैठ जाते। सौरभ उसे देख मुस्कुराता है, फिर शांत लेकिन गहरी आवाज़ में कहता है, नहीं बीवी, बात वो नहीं है। मैं उन्हें अभी से थोड़ी थोड़ी फ्रीडम देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो धीरे धीरे बाप के साए और माँ के आंचल से बाहर आना सीखें और आगे चलकर अपनी ज़िंदगी अपने फैसलों से जिएं। वो एक पल रुकता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ जोड़ता है, बल्कि मैं तो ये भी चाहता हूँ कि वो बड़े होकर अपनी पसंद की लड़कियों से शादी करें और अपने अपने घर में खुश रहे। अनन्या कुछ कहना चाहती है, लेकिन सौरभ उसे हल्के इशारे से रोक देता है। उसकी आंखों में इस बार सख्ती नहीं, गहराई थी। देखो, अगर तुम सच में चाहती हो कि हमारे बेटे अपने दादा या अपने पापा जैसे बने, तो हमें उन्हें अभी से अंदर से मजबूत बनाना होगा। अनन्या को उसकी बात काफ़ी हद तक ठीक लगती है। वो हल्के से सिर हिलाकर आगे कुछ नहीं कहती, जैसे अंदर ही अंदर उसकी बातों को स्वीकार कर रही हो। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ियां एयरपोर्ट के एक प्राइवेट पार्किंग स्लॉट में आकर रुक जाती हैं। वो सब बाहर आते हैं और अपने सामने एक बड़ा सा प्राइवेट जेट देखकर अनन्या की धड़कनें हल्की सी तेज़ हो जाती हैं। वो समझ जाती है कि सौरभ उसे दिल्ली से कहीं दूर किसी खास जगह ले जा रहा है। सौरभ अक्षत, कियान और अनन्या को लेकर प्राइवेट जेट में बैठ जाता है और इस बार अनन्या भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती, जैसे उसने खुद को उसके सरप्राइज़ के हवाले कर दिया हो। जेट वहाँ से टेक ऑफ कर जाता है। लगभग 1 से 1.5 घंटे की उड़ान के बाद वो प्राइवेट जेट एक बड़े से पार्किंग एरिया में लैंड कर जाता है। अनन्या ये जानने के लिए काफ़ी उत्साहित थी कि सौरभ उसे कहाँ लाया है। उसकी आंखों में चमक साफ दिख रही थी। वो जल्दी जल्दी अक्षत और कियान के साथ जेट से उतर ही रही होती है कि सौरभ अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। अनन्या सवालिया निगाहों से उसे देखते हुए हल्की बेचैनी और जिज्ञासा के साथ कहती है, क्या हुआ सौरभ, हम पहुंच तो गए ना, फिर अब आप रोक क्यों रहे हैं मुझे? सौरभ मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक पट्टी निकालता है। उसकी आंखों में शरारत साफ छलक रही होती है और कहता है, नो बीवी, इतनी आसानी से नहीं। मुझे अपना ये सरप्राइज़ थोड़ी और देर के लिए कैरी ऑन रखना है।
ये कहकर सौरभ वो पट्टी अनन्या की आंखों पर बांधने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि अनन्या रूधे गले से हल्की झुंझलाहट और मासूम गुस्से के साथ कहती है, ये क्या बात हुई सौरभ, मैं क्यों नहीं देख सकती? और कितना सरप्राइज सरप्राइज, मुझे देखना है। आप मुझे कहाँ लाए हैं? सौरभ कुछ नहीं कहता, बस अपनी आंखों से उसे चुप रहने का इशारा करता है। उसकी वो सख्त लेकिन प्यार भरी नज़र देखकर अनन्या की बोलती अपने आप बंद हो जाती है। वो मुंह बनाते हुए थोड़ी नाराज़गी के साथ अपनी आंखें बंद कर लेती है। सौरभ ये देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और धीरे से उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। फिर उसका हाथ थामकर पूरे ख्याल के साथ उसे सहारा देते हुए जेट से बाहर ले आता है। वो जेट जिस जगह खड़ा था वहाँ काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स काले कपड़ों में पहले से ही मौजूद थे। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे सब कुछ पहले से प्लान किया गया हो। उन गार्ड्स और सौरभ की इस फैमिली के अलावा वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। उनमें से एक बॉडीगार्ड जल्दी से जाकर वहाँ खड़ी एक बड़ी सी काली गाड़ी का दरवाज़ा सौरभ और अनन्या के लिए खोल देता है। सौरभ इस बार अनन्या और अक्षत, कियान तीनों को एक साथ लेकर उस कार में बैठ जाता है और वो कार बिना ज़्यादा आवाज़ किए उस जगह से निकल जाती है जैसे कोई राज अपने साथ लेकर जा रही हो। थोड़ी देर बाद वो कार किसी बड़े से शहर के नेशनल हाईवे से गुजर रही होती है। आंखों पर पट्टी होने के बावजूद भी अनन्या बाहर हो रही गाड़ियों के शोर की वजह से ये सब साफ साफ महसूस कर सकती थी। उसका दिल अजीब सी धड़कनों से भरा हुआ था। अक्षत और कियान ये सब साफ देख सकते थे, पर उन्हें सौरभ ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया था, और वैसे भी वो दोनों इतने छोटे थे कि समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से काले रंग के गेट के बाहर आकर रुक जाती है। सौरभ बाहर का नज़ारा देखकर धीमे से मुस्कुराता है। उसकी आंखों में एक संतोष झलक रहा था। वो अनन्या का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर लेकर आता है। अनन्या की आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई है। इस बार वो थोड़ा चिढ़ते हुए थकी हुई आवाज़ में कहती है, अब हम आ गए या पूरा दिन ऐसे ही आंखों पर पट्टी बांधकर घूमना पड़ेगा मुझे? सौरभ ये सुनकर मुस्कुराता है, जैसे उसकी हर अदा उसे प्यारी लगती हो, और कहता है, ओके ओके बीवी, तुम गुस्सा क्यों होती हो? देखो तुम्हारा इंतज़ार खत्म। ये कहकर सौरभ धीरे से अनन्या की आंखों से पट्टी खोल देता है। जैसे ही अनन्या अपने सामने का नज़ारा देखती है, उसके कदम ठिठक जाते हैं। उसकी सांसें थम सी जाती हैं। उसे लगता है जैसे वो कोई सपना देख रही हो। पर कुछ देर बाद भी जब उसकी आंखों के सामने का नज़ारा नहीं बदलता, तो उसे एहसास होता है कि ये सपना नहीं, हकीकत है। सौरभ उसे इस वक्त जयपुर के शेखावत पैलेस में लाया था। वही शेखावत पैलेस जहां उसका जन्म हुआ था, जहां उसने अपनी ज़िंदगी के 22 साल बिताए थे। अनन्या कभी सौरभ को देखती, कभी अपने सामने मौजूद अपने पापा के पैलेस को। सौरभ, ये क्या है? आप मुझे यहाँ क्यों लाए? अनन्या कांपती हुई आवाज़ में कहती है, जैसे शब्द भी उसका साथ छोड़ रहे हों। सौरभ मुस्कुराकर उसके बालों की एक लट उसके कान के पीछे करता है। उसका स्पर्श उसे संभालने जैसा होता है और कहता है, क्यों लाए मतलब? क्या मैं अपनी बीवी को उसके बर्थडे पर उसके मायके भी नहीं ला सकता? पर सौरभ, पापा ने तो मुझे यहाँ आने से मना। अनन्या अपनी बात कह ही रही होती है कि सौरभ उसकी बात को बीच में ही काट देता है। तुम्हारे पापा भी तुम्हें अपने घर आने से नहीं रोक सकते, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। अनन्या सामने उस बड़े से पैलेस की तरफ देखते हुए उदास स्वर में कहती है, पर सौरभ, पैलेस में तो अभी रेणुका आंटी और ऋषभ रह रहे होंगे, उनके होते हुए हम कैसे? सौरभ उसकी बात सुनकर हल्का सा हंसता है। उसकी हंसी में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। बीवी, तुम ना बड़ी नादान हो। तुम अभी जानती नहीं हो मेरी और सिंघानिया ग्रुप्स की पावर को। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ ऐसे ही ले आया? अनन्या उसे हैरानी से देख रही होती है। तभी सौरभ अपने कोट की जेब से कुछ पेपर्स निकालकर उसकी तरफ बढ़ा देता है। अनन्या उसके हाथों से वो पेपर्स लेकर पढ़ने लगती है, और जैसे जैसे वो उन कागजात को पढ़ती जाती है, उसकी आंखें फैलती चली जाती हैं।
उसकी सांसें भारी होने लगती हैं। उन कागजात में साफ लिखा था कि रेणुका शेखावत लोन की रकम अदा न कर पाने की वजह से शेखावत पैलेस और शेखावत इंडस्ट्रीज के 50% शेयर्स सिंघानिया ग्रुप्स के सीईओ सौरभ सिंघानिया की पत्नी मिसेस सौरभ सिंघानिया के नाम कर रही है। अनन्या का मुंह ये देखकर खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि सौरभ सिंघानिया की पत्नी वो खुद थी। यानी अब शेखावत पैलेस और उसके पापा की कंपनी के 50% शेयर उसके थे। उसकी आंखों से कुछ आंसू गिरकर उन डॉक्यूमेंट्स पर टपक जाते हैं। वो सौरभ को अपनी भीगी आंखों से देखती है, जिसकी मुस्कान में सिर्फ उसके लिए प्यार था। सौरभ, आपने ऐसा क्यों किया? वो अटकती हुई आवाज़ में कहती है। सौरभ उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बेहद नरमी से कहता है, क्यों किया मतलब? तुम सौरभ सिंघानिया की वाइफ हो, बीवी। वो दोनों माँ बेटे इतने सालों से तुम्हारा हक छीन कर यहाँ ऐश कर रहे थे, और सौरभ सिंघानिया की वाइफ से कोई उसका हक छीन कर ले जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? अनन्या का दिल ये सुनकर भर आता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता, प्यार और सुकून एक साथ झलकते हैं। सच में ये इंसान उसके बारे में उससे भी ज़्यादा सोचता था। वो खुद को बेहद खुशकिस्मत मान रही थी। अक्षत और कियान ये सब देख रहे थे, लेकिन उनकी छोटी सी समझ इन बड़ी बड़ी बातों को पकड़ नहीं पा रही थी। तभी अनन्या का ध्यान उन दोनों पर जाता है। वो अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछती है और उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए शेखावत पैलेस की तरफ इशारा करती है। बेटा, आप लोगों को पता है, मम्मा पापा से शादी से पहले अपने पापा के साथ यहीं इस घर में रहा करती थी। अक्षत और कियान अपना मुंह खोले उस आलीशान पैलेस को देखते रह जाते हैं। उनकी आंखों में हैरानी और उत्सुकता साफ झलकती है। मम्मा, आप यहाँ रहती थी तो इतना अच्छा धलछोल कल चली क्यों गई थी? अनन्या के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। वो खोए हुए अंदाज में कहती है, उस वक्त हालात ही ऐसे हो गए थे कि मम्मा को यहाँ से जाना पड़ा था। वो एक नज़र सौरभ को देखती है, जिसकी मौजूदगी उसे ताकत देती है, और फिर बच्चों की ओर मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। चलो, आज मम्मा आपको आपके नाना नानी का घर दिखाएगी। ये कहकर अनन्या हल्की मुस्कान और अपनेपन के एहसास के साथ उन दोनों के हाथ पकड़ लेती है। सौरभ भी ये देखकर प्यार भरी नज़रों से उसके कंधे पर हाथ रखता है, और वो चारों एक अनकही खुशी और उत्सुकता के साथ पैलेस की तरफ अपने अपने कदम बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के एक बार में अमन कब से गुस्से और टूटे हुए दिल के साथ ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। उसके सामने उसका असिस्टेंट प्रदीप भी बैठा हुआ था, जो कब से उसे ड्रिंक करने से मना कर रहा था, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। अमन जैसे अपने दर्द को शराब में डुबो देना चाहता हो। सर, इतना ड्रिंक मत कीजिए सर, इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, प्रदीप फिक्र और डर से भरी आवाज में कहता है। शट अप! अमन गुस्से और बेबसी से उस पर चिल्लाते हुए एक और पैग मारता है। यहां पे मेरा सब कुछ लूट गया और तुम कह रहे हो इंजूरियस टू हेल्थ? क्या करूं मैं ऐसी जिंदगी जी के? उसके गम का कारण साफ था। उसे उसके पापा प्रयांश सिंघानिया ने सिंघानिया ग्रुप से परमानेंटली रेस्टिकेट कर दिया था। स्मगलिंग के केस में तो प्रयांश ने उसे अपने पैसों के दम पर किसी तरह बचा लिया था, पर कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए उन्हें अमन को बाहर करना ही पड़ा। आज वही अमन उस बार में अपने टूटे सपनों का मातम मना रहा था। कहाँ वो सिंघानिया ग्रुप्स का सीईओ बनने का सपना देखता था, और कहाँ आज उसके लिए उस कंपनी में कोई जगह भी नहीं बची थी। सब कुछ उस सौरभ की वजह से हुआ है। अमन नफरत और जलन से भरी आवाज में कहता है। आई स्वेर, मैं उसकी जान ले लूंगा, बर्बाद कर दूंगा उसे। प्रदीप के दिल में उसके लिए गुस्सा तो था, पर डर उससे कहीं ज्यादा था। वो कुछ कह नहीं पाता, बस चुपचाप उसे देखता रहता है। देखते ही देखते अमन एक और बोतल खाली कर देता है। प्रदीप उसे घूरता रह जाता है। इस वक्त वो उसे किसी सन की खतरनाक भेड़िए जैसा लग रहा था। अमन उसकी तरफ घूरते हुए कड़क आवाज में पूछता है, क्या खबर है उस सौरभ के बारे में? प्रदीप तुरंत अपने फ़ोन पर किसी को कॉल करता है। थोड़ी देर बात करने के बाद फ़ोन रखता है
और धीमी आवाज़ में कहता है, सर ना जाने क्यों पर वो आज सुबह सुबह ही अपनी फैमिली को लेकर जयपुर गया है। ये सुनकर अमन के चेहरे पर एक खतरनाक ईविल स्माइल फैल जाती है। उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिख रही थी। नज़र रखो उन चारों पर, मुझे उन सब की पल पल की खबर चाहिए, वो ठंडी लेकिन डरावनी आवाज़ में कहता है। यहाँ सिंघानिया मेंशन में अंशिका इस वक्त अपने कमरे में शांत बैठी हुई हमेशा की तरह अपनी फेवरेट बुक पढ़ रही थी। इस वक्त प्रयांश घर पर नहीं थे। तभी उसके पास रखा फ़ोन बजने लगता है। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा नाम देखकर वो एक पल के लिए चौंक जाती है। ये सौरभ के घर की हेड सर्वेंट छाया का फ़ोन था। अंशिका बिना ज़्यादा सोचे फ़ोन पिक करती है। सामने से छाया थोड़ी झिझक और सम्मान के साथ कहती है, हेलो बड़ी मालकिन, माफ़ कीजिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया, पर मुझे आपसे कुछ पूछना था। कहो क्या बात है छाया, सब ठीक है ना? अंशिका हल्की फिक्र और बेचैनी के साथ पूछती है। हाँ हाँ बड़ी मालकिन, यहाँ सब ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, छाया उसे शांत करते हुए कहती है। मैं तो ये पूछ रही थी कि क्या मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर जा सकती हूँ? मुझे घर पर थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है। छाया की ये बात सुनकर अंशिका की आंखें हल्की सिकुड़ जाती हैं, जैसे कुछ सोच रही हो। पर तुम ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? सौरभ या फिर उसकी पत्नी से पूछो, तुम उनके घर में काम करती हो। छाया थोड़ी असहज होकर बताती है, मैं कब से उन्हें ही फ़ोन ट्राई कर रही थी, पर वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। ये सुनकर अंशिका के दिल में हल्की घबराहट दौड़ जाती है। क्यों, क्या हुआ उन दोनों को? वो दोनों ठीक है ना? कहाँ हैं वो? छाया तुरंत हड़बड़ाते हुए अपने माथे पर चपत मारती है। अरे बड़ी मालकिन, मैं भी कितनी पागल हूँ। वो दरअसल सौरभ सर आज छोटी बहू अक्षत बाबा और कियान बाबा को लेकर जयपुर गए हैं। जयपुर? अंशिका अचानक खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज़ में साफ हैरानी थी। पर जयपुर क्यों? वहाँ तो हमारा कोई रिलेटिव या फ्रेंड भी नहीं रहता, फिर वहाँ क्यों? छाया सुबह की बात याद करते हुए बताने लगती है। मैंने भी आज सुबह सौरभ सर से यही पूछा था, तो वो बोले आज छोटी बहू का बर्थडे है और वो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उन्हें जयपुर लेकर जा रहे हैं। बर्थडे मनाने के लिए जयपुर? अंशिका खुद से बुदबुदाती है। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। हेलो बड़ी मालकिन, आप सुन रही हैं ना? छाया की आवाज़ उसे सोच से बाहर लाती है। पर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जयपुर जाने की क्या ज़रूरत? आखिर वहाँ हमारा कौन है? वो चाहता तो उसे दुनिया के किसी भी कोने में ले जाता, फिर जयपुर ही क्यों? अंशिका की आवाज़ अब शक और बेचैनी से भरी थी।